Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you are doing good. लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हमने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो मेंटेनेंस फंक्शंस होते हैं उनमें कौन कौन से प्रोसेसेस यूज होते हैं उन सब के बारे में देखा था, राइट। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सब हमने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में पढ़े थे। ठीक है। हमें पता है कि जब भी कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर वो मूव कर रहा है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो अलाइव है ना। और कुछ मूवमेंट्स ऐसी थी जो किसकी वजह से हो रही थी, ग्रोथ की वजह से, जैसे कि प्लांट्स में है ना, कि जो सीड से है जब जर्मिनेशन होती है, ठीक है, तो उसको हम ग्रोथ रिलेटेड मानते हैं, है ना। और उसके बाद जो सीडलिंग है वो मूव करता है ओवर द कोर्स ऑफ अ फ्यू डेज, और उसके बाद वो पुश करता है सोइल को असाइड एंड कम्स आउट। ठीक है, ये तो था ग्रोथ रिलेटेड। लेकिन अगर ग्रोथ रुक जाए, यानी कोई बड़ा वृक्ष बन जाए, ठीक है, या कोई एनिमल है वो अपने एक प्रॉपर साइज में आ जाए, लेकिन अगर ग्रोथ रुक गई तो क्या मूवमेंट भी रुक जाती है? नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम एनिमल्स या फिर प्लांट्स का केस लें, ठीक है, जिसमें जो मूवमेंट है वो ग्रोथ रिलेटेड ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कैट भाग रही है, ठीक है, या फिर जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं स्विंग्स पर, जो भैंस है वो च्यू कर रही है कर्ड को, ठीक है, तो ये सब जो भी मूवमेंट्स थी ये ग्रोथ रिलेटेड तो नहीं है, राइट। लेकिन ये विजिबल मूवमेंट्स हैं लाइफ की, ठीक है। सो व्हाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट्स विद लाइफ? तो एक पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है इसका, कि जो ये मूवमेंट थी ये क्या थी, एज अ रिस्पॉन्स थी टू अ चेंज इन द एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, राइट। कि जो कैट भाग रही है वो क्यों, क्योंकि उसने शायद एक चूहा देखा हो, इस वजह से, तो उसके एनवायरमेंट में कुछ चेंज हुआ, इस वजह से ही जो कैट है वो भाग रही है, राइट। और उसके साथ साथ जो मूवमेंट है वो क्या है, एक अटेम्प्ट है बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू यूज चेंजेस इन देयर एनवायरमेंट टू देयर एडवांटेज, है ना। प्लांट्स ग्रो करते हैं जब उन्हें सनशाइन मिलती है ना। चिल्ड्रन जो स्विंग्स पर खेल रहे थे, ठीक है, दे ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन। अब बफेलो अगर च्यू कर रही है कर्ड को, तो वो किस लिए, टू हेल्प ब्रेक अप टफ फूड सो एज टू बी एबल टू डाइजेस्ट इट बेटर, राइट। अब अगर हम एक और केस लें कि अगर कोई ब्राइट लाइट हमारी आंखों में फोकस हो जाती है, ठीक है, तो हम क्या डिटेक्ट करते हैं, एकदम से हम अपने आईज को ब्लिंक करेंगे, राइट, और रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना। और ऐसे ही अगर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो एकदम से क्या होता है कि जो हमारा हाथ है वो एकदम से पीछे जाएगा, है ना, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, राइट। तो अगर हम इसके बारे में सोचें तो हमें क्या समझ आता है कि जो भी एनवायरनमेंट में चेंज हुआ उसके रिस्पॉन्स में जो भी मूवमेंट हुई वो सब कैसी थी, केयरफुली कंट्रोल्ड थी, राइट। अब अगर आप क्लास में अपने फ्रेंड से बात करते हो तो आप शाउट करके मतलब जोर से बोल करके उनसे बात करते हो, या फिर उस टाइम पे विस्पर करते हो, विस्पर करते हो, राइट। क्योंकि हमें पता है कि अगर टीचर को सुनाई देगा तो हमें डांट पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट थी ये कैसी थी, केयरफुली कंट्रोल्ड थी, राइट। हम सोच समझ के कर रहे हैं उसको, है ना। इसी तरीके से जो भी ये कंट्रोल्ड मूवमेंट होती है ये किससे कनेक्टेड है, हमारी रिकॉग्निशन से, है ना। तो जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कोई सिस्टम यूज करते होंगे फॉर प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड इन दिस चैप्टर we will discuss about the control and coordination system that our body uses, right, or in different living organisms. सबसे पहले हम बात करेंगे एनिमल्स के नर्वस सिस्टम की, ठीक है। तो एनिमल्स में जो ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है ये नर्वस और मस्कुलर टिश्यूज प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि हमने क्लास 9th में पढ़ा होगा, है ना। तो जैसे ही हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, है ना, अब हमें पता है कि वो हमारे लिए डेंजरस सिचुएशन है,
और हमें उसको डिटेक्ट करना है और रिस्पॉन्ड करना है कि हम उसको टच ना करें। लेकिन हम उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं कि हम जो अगर किसी ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं वो हॉट है, हमारे लिए डेंजरस है। तो जो ये इंफॉर्मेशन है हमारे एनवायरनमेंट से, ये डिटेक्ट होती है बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स, ठीक है। एंड दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स, फॉर एग्जाम्पल इनर ईयर, नोज, टंग एंड सो ऑन। जो हमारे गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, ये हमें पता है कि डिटेक्ट करते हैं टेस्ट को, और जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं डिटेक्ट करते हैं स्मेल को, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारा क्या है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हमारे नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है। इसके जो ये डेंड्राइट टिप्स होते हैं, ठीक है, इनके एंड पर ये इंफॉर्मेशन एक्वायर होती है, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है कि एक केमिकल रिएक्शन सेट ऑफ होती है और वो क्रिएट करती है इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो कि मूव करती है इनसाइड द सेल बॉडी, ठीक है। सेल बॉडी से ये जाएगी एक्सॉन में, ठीक है, टू इट्स एंड्स, ठीक है। और एक्सॉन के एंड पे जो ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती है ये रिलीज करती है सम केमिकल्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये टिप है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ी होंगी, ठीक है, लेकिन उसके बीच में एक थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है। अब उस गैप में जो सिग्नल जाएगा वो किसकी फॉर्म में जाएगा, केमिकल इम्पल्स या फिर रिएक्शन की फॉर्म में जाएगा, ठीक है। तो वो केमिकल्स क्रॉस करते हैं इस गैप को, ठीक है। उसके बाद दूसरे जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट पे जब जाएंगे तो फिर से वो किस में चेंज हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक इम्पल्स में, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये इम्पल्स है नर्वस सिस्टम में वो ट्रैवल करती है इन द बॉडी, ओके। एंड एट द एंड कोई एक न्यूरॉन जो है मसल सेल या फिर किसी ग्लैंड से अटैच होगा और उसको वो फाइनली लास्ट में डिलीवर करता है उन इम्पल्सिस को फ्रॉम न्यूरॉन्स टू अदर सेल्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द न्यूरॉन्स, राइट। अब जो ये नर्वस टिश्यू है इट इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, ठीक है, एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर। तो अगर हमें नर्वस टिश्यू की डेफिनेशन पूछ ले तो हमें उसमें ये लिखना है, ठीक। अब अगर हम डायग्राम 6.1 को देखें तो हमें उसमें आइडेंटिफाई करना है पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन। नाउ फर्स्ट इज वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, एट द टिप ऑफ द डेंड्राइट, राइट। इंफॉर्मेशन कहाँ पर एक्वायर होती है, एट द टिप ऑफ द डेंड्राइट, ठीक है। और कौन से पार्ट से जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रेवल करती है एज इलेक्ट्रिक इम्पल्स, सेल बॉडी से एक्सॉन में, राइट। देन where this impulse must be converted into a chemical signal for onward transmission, that is nerve ending, ठीक है। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा ये टॉपिक था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ वी हैव एक्टिविटी 6.1। इसमें क्या बताया कि हमें थोड़ी सी शुगर लेनी है हमारे माउथ में, तो उसका टेस्ट कैसा लगता है, हमें मीठा लगता है, राइट। अब अगर हम ब्लॉक करें अपनी नोज को बाय प्रेसिंग इट बिटवीन थंब एंड इंडेक्स फिंगर, उसके बाद हम चीनी खाएं तो क्या हमें उसके टेस्ट में डिफरेंस कुछ लगेगा, राइट। डिफरेंस लगेगा, है ना, मतलब उतनी मीठी वो नहीं लग रही है। क्यों, क्योंकि जो ये टेस्ट जो हम टेस्ट करते हैं ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, माउथ और नोज का, ठीक है। उसकी वजह से ही इन दोनों सेंस ऑर्गन्स के यानी टंग और जो नोज है उस इन दोनों सेंस ऑर्गन्स की वजह से ही हम कोई भी चीज टेस्ट कर पाते हैं या उसका एक्चुअल टेस्ट ले पाते हैं। कई बार अगर कोल्ड की सिचुएशन हमें हो रखी हो तो उस केस में हमें पता है कि हमारा जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है, तो वो इसी वजह से होता है, ठीक है। Now next topic is what happens in reflex actions। अब हम एक वर्ड रिफ्लेक्स को कॉमनली यूज करते हैं
एंड दिस इज सम सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट। ठीक है, कुछ भी अगर एनवायरमेंट में कुछ हो रहा है तो एक अगर सडन एक्शन आए उसके रिस्पॉन्स में, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स। जैसे कि इफ वी से आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली, और आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली, और आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्सली। सो वट एग्जैक्टली डू वी मीन? ये जो सब चीजें हुई, इसका कॉमन आइडिया क्या है इन सब एग्जाम्पल्स में? दैट वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, है ना, और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आर रिएक्शंस। ठीक है, इन पे हमारा कंट्रोल नहीं था कि हमने अगर फ्लेम से जो हाथ एकदम हटाया, वो क्यों हटाया। ठीक है, तो इन सब जो सिचुएशंस थी, इनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से अचीव हुआ। ठीक है, अब अगर हम एक एग्जांपल लें कि हमें पता है कि जो फ्लेम को अगर हम टच करते हैं तो वो डेंजरस सिचुएशन है हमारे लिए या फिर किसी भी एनिमल के लिए, लेकिन हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं उसमें, कि अगर हम पहले उसके बारे में सोचें कि हमें पेन होगी या फिर हम जल जाएंगे, उसके बाद हम अपना हाथ हटाएं। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में हमें सोचने में कितना टाइम लगा, बहुत ज्यादा टाइम लगा। लेकिन क्या उतना टाइम हमारा हाथ फ्लेम से हटने में लगता है? नहीं लगता, है ना। अब क्योंकि थिंकिंग एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, राइट, तो जो बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं उनसे जब नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं और उनकी इंट्रैक्शन की वजह से ही जो ये कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी है यानी थिंकिंग जो है ये होता है। ठीक है, तो जो ये थिंकिंग टिश्यू होगा, ठीक है, हमारी बॉडी में, ये किससे मिलकर बना हुआ होगा? एक डेंस नेटवर्क ऑफ इंट्रिकेटली अरेंज न्यूरॉन्स, राइट, बहुत सारे न्यूरॉन्स के अरेंजमेंट से होगा। एंड इट सिट्स इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल। हमारा जो स्कल है उसके अगले हिस्से में ये थिंकिंग टिश्यूज होते हैं जो रिसीव करते हैं सिग्नल्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, विच इट थिंक्स अबाउट बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू देम, राइट। अब जो ये थिंकिंग टिश्यू है ये सिग्नल्स कब रिसीव करेगा? अगर जो ब्रेन का ये थिंकिंग पार्ट है ये किससे कनेक्ट होगा? वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी से, है ना, जो वहां पर नर्व्स हैं उनसे कनेक्टेड होना चाहिए। सिमिलरली अगर ब्रेन के इस पार्ट को किसी मसल को इंस्ट्रक्ट करना होगा मूव करने के लिए, तो नर्व्स को वो सिग्नल वापस उस बॉडी पार्ट तक, उस मसल तक लेके जाने के लिए भी कुछ होना चाहिए, है ना। तो जो हमारी बॉडी का डिजाइन है ये इस तरीके की प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करता है, राइट, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज हो रहा है। अब अगर हम सोचें कि मतलब सेंसेशन ऑफ हीट के बारे में सोचने की बजाय अगर जो नर्व्स हैं वो डायरेक्टली ही इस हीट को डिटेक्ट कर पाए, ठीक है, जो कि कनेक्टेड हैं नर्व से, और जो मसल्स हैं उसको सिंपलर वे में ही मूव कर दें। ठीक है, तो जो ये प्रोसेस है डिटेक्टिंग सिग्नल और इनपुट एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट बाय एन आउटपुट एक्शन माइट बी कंप्लीटेड क्विकली। सो सच अ कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, जैसा कि हमें पिक्चर में शोन है। अब जो ये इनपुट नर्व और आउटपुट नर्व है, ठीक है, इनके जो कनेक्शंस है रिफ्लेक्स आर्क के साथ वो किस तरीके से बनते हैं? अब बेस्ट प्लेस क्या होगा? जहां पर ऐसा एक पॉइंट जहां पर ये सबसे पहले मिले, है ना। अब नर्व जो है पूरे बॉडी से, ठीक है, एक बंडल की फॉर्म में कहां पर मीट करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, ऑन देयर वे टू ब्रेन, राइट। और जो ये रिफ्लेक्स आर्क है ये कहां पर बनती है? फिर स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, ऑल्दो द इंफॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज ऑन रीच द ब्रेन। ठीक है, फिर उसके बाद जो सिग्नल है वो कहाँ तक जाता है? ब्रेन तक जाता है। ठीक, अब कई एनिमल्स के केस में हम क्या देखते हैं कि जो ये रिफ्लेक्स आर्क है ये इवॉल्व हुई है विद टाइम। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो थिंकिंग प्रोसेस है ब्रेन का वो इतना फास्ट नहीं था उनका। ठीक, अब कई एनिमल्स में तो बहुत कम न्यूरॉन नेटवर्क है या फिर है ही नहीं, तो उसके लिए फिर जो थिंकिंग प्रोसेस है वो तो हो ही नहीं पाएगा। तो जो ये रिफ्लेक्स आर्क है ये इवॉल्व होती है इन एनिमल्स के केसेस में। ठीक है, और जो इसके जो फंक्शनिंग है,
ठीक है, वो एफिशिएंट हुई इन द एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेस, राइट। फिर भी चाहे जो ये न्यूरॉन नेटवर्क है ये कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, जो ये रिफ्लेक्स आर्क है फिर भी सबसे ज्यादा एफिशिएंटली काम करती है टू द रिस्पॉन्सेज, राइट। अब यहाँ पर जो हमें ये रिफ्लेक्स आर्क किसकी दिखाई हुई है, आर्म की। अगर हम किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को अगर टच करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से जो सिग्नल है वो कहाँ से जाएगा, जो ये सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं इनसे होता हुआ स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, देन मैसेज इज सेंड टू द ब्रेन, ठीक। और यहाँ पर जो ये रिले न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, ये कनेक्टेड होते हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन से। अब ब्रेन से वापस मैसेज आएगा कि हमें इस ऑब्जेक्ट को टच नहीं करना चाहिए, इससे हम बर्न हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सिग्नल वापस किसके थ्रू, रिले न्यूरॉन्स के थ्रू किसको दिया जाएगा, मोटर न्यूरॉन्स को। और मोटर न्यूरॉन किससे कनेक्टेड है, एक मसल से आर्म की, जो कि अपनी शेप को चेंज करती है और उसकी वजह से हम अपना हाथ जो है वो एकदम से पीछे की तरफ हटा लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक और केस हो सकता है कि अगर एक ब्राइट लाइट हमारी आईज में फोकस हो, ठीक है, तो उस केस में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होगा उसको हम किस तरीके से ट्रेस करेंगे, डू टेल इन द कमेंट सेक्शन, राइट। अब हमने जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं इनके बारे में पढ़ा कि किस तरीके से होता है कि जो मैसेज है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन में जाएगा। अब हम देखते हैं कि ब्रेन के ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जहां पर ये सब जो डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं, ठीक है, जहां से ये इंफॉर्मेशन वापस जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को दी जाती है, ठीक है। क्या रिफ्लेक्स जो एक्शन है ये केवल स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है? नहीं, क्योंकि हम थिंकिंग बींग्स हैं, यानी हमारी सोचने की एक क्षमता है ना, हम सोच सकते हैं। तो जो ये स्पाइनल कॉर्ड होती है ये तो नर्व से मिलकर बनी होती है, जो कि सप्लाई करती है इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट इट। नाउ थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स एंड न्यूरल कनेक्शंस, राइट, एंड दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द ब्रेन। ब्रेन में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं ये सब कनेक्शंस, विच इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है। वहीं से अगर हमारा दिमाग सही चलता है तभी हमारा जो बॉडी है वो प्रॉपर वे में कोऑर्डिनेट कर पाता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से अगर किसी ब्रेन के एक पार्ट में कोई डिफेक्ट आ जाए तो हमारा जो बॉडी की अलाइनमेंट है, ठीक है, या मूवमेंट है उसमें कंट्रोल जो है वो बिगड़ जाता है, ठीक। अब जो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी और फिर उनको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। अब हम जो हमारे एक्शंस होते हैं उनके बारे में सोचते हैं कि जैसे हम कुछ चीज लिख रहे हैं या फिर हम बात कर रहे हैं या फिर हम किसी चेयर को मूव कर रहे हैं या फिर कोई प्रोग्राम जो देख रहे थे उसके एंड में अगर हमको वो अच्छा लगा तो फिर हम क्लैपिंग करते हैं, ठीक है। ये सब जो एक्शंस हैं ये कैसे हैं, वॉलंटरी एक्शंस है, राइट, यानी हमने सोच समझ करके इन एक्शंस को परफॉर्म किया है ना, राइट। तो जो ब्रेन है वहां पर ही ये सब थिंकिंग प्रोसेस हुआ, उसने मैसेज सेंड किया किसको, मसल्स को, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेकेंड वे है जिसमें कि जो नर्वस सिस्टम है वो कम्युनिकेट करता है विद मसल्स, राइट। और जो कम्युनिकेशन है बिटवीन CNS एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी ये किसकी वजह से होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की वजह से, ठीक है, जिसमें क्या क्या होती है, क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो कि कहाँ से आ रही हैं, ब्रेन से, और स्पाइनल नर्व्स जो कि कहाँ से आ रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड से। इन दोनों नर्व से मिलकर क्या बना है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ये तो थी वॉलंटरी एक्शंस की बात। इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं, जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज होते हैं जिनको हम सोच समझ करके या फिर कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि हम ब्रीद कर रहे हैं या फिर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है या हम अपनी आईलिड्स को ब्लिंक करते रहते हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज होते हैं, ये किसके एग्जांपल्स हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस के, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस, राइट।
तो जो ब्रेन है ये क्या करता है, अलो करता है हमें सोचने के लिए और फिर उस थिंकिंग पर बेस्ड एक्शंस लेने के लिए, ठीक है। तो ये सब जो है करने के लिए कॉम्प्लेक्स डिजाइन है हमारी बॉडी में, ठीक है, विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट इनपुट्स एंड आउटपुट्स, जो कि डिफरेंट बॉडी पार्ट से आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स हैं या फिर रीजन्स हैं। फर्स्ट इज फोर ब्रेन, सेकेंड इज मिड ब्रेन एंड थर्ड इज हिंड ब्रेन, राइट। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्या है, मेन थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का, राइट। और इसमें जो रीजन्स है वो रिसीव करते हैं सेंसरी इम्पल्सिस को फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स, राइट। अब जो फोर ब्रेन के सेपरेट एरियाज हैं, ठीक है, ये किसके लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो ये सेपरेट एरियाज हैं, ये इनका जो एसोसिएशन है जहां पर ये सेंसरी इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट की जाती है बाय पुटिंग इट टुगेदर विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर रिसेप्टर्स, ठीक है, जो दूसरे रिसेप्टर से आ रही है या फिर जो स्टोर्ड है ब्रेन में ऑलरेडी, ठीक है, उन सबको जो है ये सब मतलब इकट्ठा करने के लिए सेपरेट एरियाज होते हैं, ठीक है, फोर ब्रेन में। और जो ये इंफॉर्मेशन एक साथ इकट्ठी की गई उसके बेसिस पर जो है डिसीजंस लिए जाते हैं कि किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, और जो इंफॉर्मेशन है वो फिर पास की जाती है किस पर, जो मोटर एरियाज हैं, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आर लेग मसल, ठीक, वो कैसी है, एक वॉलंटरी मसल है। अब कुछ जो बॉडी की सेंसेशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं देखने या सुनने से, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पेट भर गया है, ठीक है। तो जो ये सेंसेशन है फीलिंग फुल, ये किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ अ सेंटर एसोसिएशन विद हंगर, ठीक है, हंगर के साथ जो सेंटर एसोसिएटेड है, और ये किसका, फोर ब्रेन का ये एक सेपरेट पार्ट में ये लाई करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक सेंसेशन के लिए जो फोर ब्रेन है उसमें डिफरेंट सेपरेट पार्ट्स होते हैं, राइट। यहाँ पर हमें ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ठीक है, इसकी भी हमें प्रैक्टिस कर लेनी है बना के, ठीक है, बनाकर देखना है इसको और इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें जो ये स्कल का फ्रंट पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, फोर ब्रेन, राइट। इसमें क्या आएगा, सेरेब्रम, राइट, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ये तीनों किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का। यहाँ पर लाई करता है मिड ब्रेन, ठीक है, जो कि कंट्रोल करता है रिफ्लेक्सेस को। आउटर जो ये हमारा स्कल होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रेनियम, राइट। देन यहाँ पर लाई करता है हिंड ब्रेन, जो कि पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम का को अगर हम इकट्ठा करके इंटीग्रेट करके क्या कहते हैं, हिंड ब्रेन, ठीक है। और ये यहाँ पर किससे कनेक्टेड है, ये पार्ट स्पाइनल कोड से, ये हमारी स्पाइनल कोड, ठीक है। तो ये पूरा किसका हो गया स्ट्रक्चर, ह्यूमन ब्रेन का, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो ये रिफ्लेक्स वर्ड था इसका एक और यूज देखते हैं, ठीक है, जो कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि जो हमारा कि जब हम खाने को देखते हैं, ठीक है, तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। हमारी जो हार्ट बीट है, ठीक है, वो किस तरीके से बीट करती है, विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, है ना। हम उसके बारे में सोचते तो नहीं है ना कि हमारी हार्ट बीट इस टाइम पर बीट होनी चाहिए, इस टाइम पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इन एक्शंस को हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते बाय थिंकिंग अबाउट देम, ठीक है, इवन इफ वी वांटेड टू, अगर हम सोचना भी चाहें तब भी हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम सोचे कि हमें ब्रीद करना है या फिर हमें अपने फूड को जो हमने खाया उसको डाइजेस्ट करना है, तो क्या हम उसके बारे में सोच करके उसको एक्शन परफॉर्म कर पाएंगे, उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। अब हमने जो सिंपल रिफ्लेक्स एक्शंस थे उनके बारे में भी पढ़ लिया, और जिनको हम सोच समझ के करते हैं उनके बारे में भी पढ़ लिया, है ना। सिंपल कौन से थे, जैसे कि साइज ऑफ द प्यूपिल जो ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक, या फिर जो हमने सोच समझ के किए, जैसे कि हमने चेयर को मूव किया, है ना।
इन सब से अलग भी एक सेट होता है कि जैसे मसल मूवमेंट जिसमें हो और उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते विद थिंकिंग, है ना, कि हम सोच समझ के उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो ये इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं ये कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जितने भी हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस होंगे वो किसकी वजह से कंट्रोल होंगे? मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। और जो वॉलंटरी है और वो कौन कंट्रोल करता है? फोर ब्रेन। ठीक है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, सैलिवेशन, वोमिटिंग, ये सब जो इनवॉलंटरी एक्शंस है ये कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। ठीक है, हिंड ब्रेन का जो पार्ट है मेडुला वो कंट्रोल करेगा इन सबको। ठीक है, तो जो हमें फंक्शन है वो पूछ सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के कि मेडुला का क्या फंक्शन है, मिड ब्रेन या हिंड ब्रेन का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। फिर हम अगर सोचिए कि जो हम एक्टिविटीज करते हैं जैसे कि स्ट्रेट लाइन में अगर हम वॉक कर रहे हैं, सीधा सीधा चल रहे हैं, या फिर बाइसाइकिल चला रहे हैं, या हम पेंसिल को पकड़ रहे हैं, तो इन सब में क्या हो रहा है कि कंट्रोल चाहिए और कोऑर्डिनेशन चाहिए। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? सेरेबेलम की वजह से। तो जो ये वॉलंटरी एक्शंस हैं एंड मेंटेनिंग द पोस्चर और बैलेंस ऑफ द बॉडी, ये कौन सा पार्ट करता है? हिंड ब्रेन का सेरेबेलम। ठीक है, अब हमने ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को तो देख लिया, उससे हमें क्या पता चला कि जो ये ब्रेन है बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, राइट, एंड विच इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, जिनको हमें, तो इसलिए हमें इसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। अब उसके लिए बॉडी का डिजाइन किस तरीके से होता है कि जो ब्रेन है वो किस में होता है? इनसाइड अ बोनी बॉक्स। ठीक है, यानी ये बोन का बना हुआ एक बॉक्स है जिसके अंदर ब्रेन होता है, और उस बॉक्स में भी एक जो फ्लूइड है, फ्लूइड फिल्ड बैलून होता है जो कि प्रोवाइड करता है शॉक एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, वो हमारे ब्रेन के आसपास होता है और इस फ्लूइड का क्या नाम है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, राइट। अब अगर हम अपने जो हाथ है उसको जो हमारी बैक है उसके मिडल पार्ट पर अगर हम लगा करके देखते हैं तो हमें एक हार्ड और बम्पी स्ट्रक्चर महसूस होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? वर्टेब्रल कॉलम या फिर बैकबोन। ठीक है, और इसका काम क्या है? ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, राइट। नाउ हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन? ठीक है, नर्वस टिश्यू की वजह से जो हम ये एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं किस तरीके से होते हैं वो हम देखते हैं। जो ये नर्वस टिश्यू है ये क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को। ठीक है, देन उसको बॉडी में मूव करते हैं, सेंड करते हैं, देन प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन, और उसके बाद जो डिसीजंस है वो उन इंफॉर्मेशन पे बेस्ड, ठीक है, डिसीजंस लिए जाते हैं। उसके बाद वो कन्वे किए जाते हैं टू मसल्स फॉर एक्शन। ठीक है, तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि जब भी कोई एक्शन या फिर मूवमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं तो जो हमारी मसल टिश्यू है वो फाइनल जॉब जो है वो कर रही है। अब कैसे मसल टिश्यू जो है मूव करती है, जैसे हमने रिफ्लेक्स आर्क के केस में है ना समझा था। तो जो सिंपलेस्ट नोशन है मूवमेंट का एट द सेलुलर लेवल वो क्या है कि जो मसल सेल है वो किस तरीके से मूव करते हैं? बाय चेंजिंग देयर शेप। ठीक है, सो दैट दे शॉर्टन, राइट। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो मसल्स हैं उनके जो सेल्स हैं वो अपनी शेप को चेंज करके छोटा कर लेते हैं और उसकी वजह से ही जो मसल है वो मूव करती है, राइट। अब जो मसल सेल्स हैं ये किस तरीके से अपनी शेप चेंज कर देते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, अब हमने केमिस्ट्री में जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं वो समझा है कि उसमें इसका आंसर लाई करता है। अब मसल सेल में क्या होता है कि एक स्पेशल प्रोटीन होते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं? चेंज करते हैं शेप और अरेंजमेंट इन द सेल। ठीक है, जब भी कोई नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है तो उसके रिस्पॉन्स में ये शेप और अरेंजमेंट को सेल में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और जब ये सब होता है तो नई अरेंजमेंट की वजह से जो मसल सेल है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो नर्वस टिश्यू है वो कोई भी एक्शन जो है वो
कोज करता है, राइट। नाउ वी हैव दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। हमने जो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस के बारे में है ना समझा है। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये इनवॉलंटरी एक्शन है ना। इसमें हम कुछ सोच के या कंट्रोल करके नहीं कर रहे हैं, राइट। लेकिन जो वॉकिंग है ये कैसा है, एक वॉलंटरी एक्शन है विच रिक्वायर्स आवर थिंकिंग एंड इट इज इन आवर कंट्रोल, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। साइनेप्स क्या है, एक गैप है ना, बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, and at synapse the electrical signals converted into chemicals that can easily cross over the gap and pass on the next neuron। और वहां पर वो अगेन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which part of the brain maintains posture and equilibrium of the body। the right answer is cerebellum, okay। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती। अगरबत्ती की स्मेल को हम किस तरीके से डिटेक्ट करते हैं कि जो स्मेल है अगरबत्ती की या इंसेंस स्टिक की वो रीच करती है हमारी नोज पे, ठीक है। देन द olfactory receptors present in our nose detects it, send this information in forebrain in the form of electrical signals। Forebrain interprets this information as the smell of incense stick where it is already stored, right। Then question number 5, what is the role of the brain in reflex action। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का क्या जो रोल है वो हमें बताना है। हमें पता है कि जो ब्रेन है उसका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है रिफ्लेक्स एक्शन में, बल्कि किसका है, स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। सो इट इज मेनली कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड एज दीज एक्शंस डज नॉट रिक्वायर थिंकिंग एंड आर वेरी क्विक एक्शंस, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। If you have any doubt, ask in the comment section. Like this video and share it with your friends. Subscribe to my channel and hit the bell button so that you get notification whenever we post a new video. Okay. See you in the next video. Till then, have a good day. Bye bye.